हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी वीडियो है आरआरबी एसओ के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स, इनकी अलग से वैकेंसीज आती है। आईबीपीएस एसओ का ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है एंड उसमें रीजनिंग सेक्शन छोड़ के बाकी जो एग्ज़ाम था मोस्टली थोड़ा सा ईजी रहा है। ठीक है, तो अभी अब क्योंकि अब आरआरबी का एग्ज़ाम मैंने जैसे पहले बताया था कि आईबीपीएस का एग्ज़ाम पहले हो रहा है तो उसमें जीए इंग्लिश वगैरह इजी आएगा एंड वैसा ही हुआ है। अब क्योंकि आरआरबी अब थोड़ा लेट हो रहा है तो हो सकता है कि आरआरबी का एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो, क्योंकि मतलब अब आपके पास काफ़ी सारा टाइम मिल गया है आपको करने की तैयारी करने के लिए, तो उसका जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि इसमें मेंस लेवल एग्ज़ाम आता है। तो ये पहले से आप मतलब रेडीनेस में रहें कि आपका जो क्वांट्स वगैरह होगा, रीजनिंग होगा, ये थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये जो पेपर सेट करेंगे वो भी थोड़ा टफ सेट करने की कोशिश करेंगे, तो आप थोड़ा सा सोच के चलेंगे आगे। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं, डेट्स की बात कर लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो क्या है, 1 सितंबर है। ठीक है, एंड लास्ट डेट क्या है, 21 सितंबर 2025, एंड लास्ट पेमेंट डेट भी 21 सितंबर है। और एक चीज़ याद रखना कि मॉडिफिकेशन के लिए भी ओपन होगा, वो कब ओपन होगा, मोस्टली 21 सितंबर के बाद या 21 सितंबर को ही आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कि इस डेट से इसका विंडो जो है ओपन हो रहा है। अब हम इसकी अब हम इसके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रिलिमिनरी जिनका होना है उनकी डेट्स वगैरह दी गई है। आपका प्रिलिमिनरी होगा नहीं क्योंकि इसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा है एंड ये डायरेक्टली मेंस लेवल होता है, यानी सिंगल एग्ज़ाम होता है। जो लिखा है मेंस एंड सिंगल, ये जो डेट है ये समझ लीजिए यही आपकी जो है एग्ज़ाम की डेट है, यानी जनवरी 26 में जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड आरआरबी में स्केल 1 जो एसओ में पोस्ट में होता है उसमें स्केल 1 नहीं होता है, डायरेक्ट स्केल 2 और स्केल 3 का पोस्ट होता है। और इंटरव्यू की डेट भी इन्होंने दी है जनवरी फरवरी, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका होगा फरवरी या मार्च 2026। तो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 1 अप्रैल के बाद ही की कराई जाएगी। ठीक है, तो ये एक आपका शेड्यूल हो गया। अब बात कर लेते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर स्केल 2, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, एंड स्केल 3, जहाँ पे सिंगल ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपका, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपका जो है फाइनलिस्ट बनेगी। तो ये आपकी पार्टिसिपेटिंग बैंक्स होगी जिन्होंने इस मतलब इस प्रोग्राम में या रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पार्ट लिया, ये उनकी बात हो गई है। इसमें लैंग्वेज के बारे में भी लिखा हुआ है तो आप लैंग्वेज देख लीजिए एंड ये देखने के बाद ही आप अपनी जो प्रेफरेंस वो दीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार आप लोग जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ओडिशा का एक बैंक है। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं वो ओडिशा का बैंक भर देते हैं ये सोच के कि शायद वो नॉर्थ के बैंक है, पर ऐसा नहीं है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, अभी क्योंकि मर्ज हो गई हैं, ये मर्जर के बाद की बैंक है, तो इसलिए अभी आपको मतलब इसमें लग रहा होगा कि ओडिशा तो लिखा ही है, बट पहले क्या था, अलग से एक बैंक थी जिसकी वजह से लोग ये सोचते थे नॉर्थ की बैंक है एंड वो वही फिल कर देते थे। तो आप पहले अपनी जो है लैंग्वेजेस देख ले कि कौन कौन से हमारे स्टेट की है या हमारे नॉन लैंग्वेजेस की है या मैं समझ सकता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस सेट कीजिए। अब बात कर लेते हैं एज की। जो स्केल 2 की पोस्ट है उसमें 21 से लेकर 32 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए आपकी। अगर स्केल 3 में कोई देना चाह रहा है तो 40 ईयर्स होना चाहिए। इसमें जहाँ तक मुझे याद है 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है उनके पास अगर एडवोकेट एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है तो वो, या फिर किसी कंपनी या पीएसबी में अगर आप काम कर रहे हैं या किसी दूसरी आरआरबीज में काम कर रहे हैं वहाँ का भी एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिलैक्सेशन का। ये हम आपके रिलैक्सेशन हो गए, SC ST का 5 ईयर्स, ओबीसी का 3 ईयर्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का 10 ईयर्स हो जाता है। ठीक है, एंड बाकी ये हमारे एक सर्विसमैन के कोटा अलग अलग है। तो देखिए ये है तो ये अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर की। अब जैसे आईटी ऑफिसर्स है वो अपनी आईटी की फील्ड की देख ले, ठीक है, उन्हें 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। सीए की अगर आप देख लिए तो उनके सीए मतलब होनी चाहिए एंड उसमें कोई परसेंटेज या कुछ रैंक्स वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे आईटी में 50% मार्क्स लिखा हुआ है, वहीं पे लॉ ऑफिसर्स के लिए 50 मार्क्स लिखा हुआ है। लेकिन सीए में भी आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चल जाएगा। एडवोकेट हो गए तो आपको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, or should have worked as a law officer in banks or financial institution for a period of not less than 2 years। तो ये आपके एक्सपीरियंस है जो इसमें काउंट हो जाएगा लॉ ऑफिसर्स के लिए। एंड उसके बाद आपका ट्रेजरी मैनेजर है, मार्केटिंग ऑफिसर है,
इन सब में 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 50% होना चाहिए, ये डिग्रीज होनी चाहिए और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया था स्केल 3 में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड जैसे हमेशा बताया मैंने कि इस बार जो है क्रेडिट हिस्ट्री भी आपकी चेक कर रहे हैं, तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपके कोई डिफ़ॉल्ट्स है तो आप वो डिफ़ॉल्ट्स क्लियर कर लीजिए, अपना सिविल सिबिल जो है इम्प्रूव करवा लीजिए। उसके बाद आपका, क्योंकि सिबिल चेक होता है, जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि सिबिल जो है चेक किया गया है। ये आपकी फ़ीस हो गई SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। ये 175 है एंड 850 है फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स, तो ये आप फीस याद रखेंगे। ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, बट आपका प्रिलिमिनरी होगा नहीं, और ये ऑफिस असिस्टेंट का है जिसमें 2 रीजनिंग या न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ऑफिसर 1 में रीजनिंग एंड क्वांट्स दिया गया है, वहीं पे जब आपका जो आएगा उसमें क्या है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऐड कर दिया जाएगा मेंस में। तो ये आपका मेंस देख लीजिए, यहाँ पे रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, आपकी कोई भी एक लैंग्वेज रहेगी, क्वांट्स रहेगा। वहीं पे अगर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे भी 2 मतलब ऑप्शनल रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, ठीक है। और अगर हम सिंगल एग्जाम की बात करें तो रीजनिंग, कंप्यूटर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कोई एक ऑप्शनल, और साथ में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहीं पे अगर स्पेशलिस्ट कैडर की बात करें, यानी इसमें क्या होता है कि लॉ ऑफिसर्स भी, इसमें लॉ ऑफिसर्स, IT, मार्केटिंग, जितने भी आपके पोस्ट होते हैं सारे कवर हो जाते हैं। इसमें एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का जो टेस्ट है वो ऐड हो जाता है, 40 मार्क्स का रहता है। इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल रहता है, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा। रीजनिंग रहेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। इसमें क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज जोड़ दिया जाता है, ऑप्शनल रहते हैं इंग्लिश हिंदी, ठीक है, ये आप रखिएगा। बस इसमें जो लैंग्वेज है वो आपकी सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। अगर आप हिंदी में दे रहे हो तो हिंदी रहेगा, इंग्लिश दे रहे हो तो इंग्लिश रहेगा, बाकी सब में आपके पास ऑप्शन रहता है। 40 क्वेश्चंस है, और इसमें जो लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज है उसके हाफ मार्क्स रहते हैं। तो ये आप देखेंगे, इंग्लिश हाफ मार्क्स का है, एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का रहेगा, और कंप्यूटर नॉलेज भी एक क्वेश्चन हाफ का रहेगा, तो मतलब 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और क्वांट्स रहेगा एंड डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा। टाइम भी आप देख लीजिए, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए 50 मिनट्स दिया गया है, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 15 मिनट्स दिया गया है। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि प्रोफेशनल नॉलेज तो आप कर ही लेंगे, लेकिन जो आपकी रीजनिंग, क्वांट्स है, ये थोड़ा सा टफ रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है कि आपका सेक्शनल मतलब निकल जाए। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रोफेशनल नॉलेज अच्छे से दीजिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस दीजिए, और इंग्लिश लैंग्वेज तो या हिंदी लैंग्वेज तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी ये स्केल 3 का है, स्केल 3 का ऑलमोस्ट सेम है। आप देखिए ये यहाँ पे इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इन ईच कैटेगरी नॉट एक्सीडिंग 3 टाइम्स, मतलब जितनी भी वैकेंसीज रहेगी उसके 3 टाइम्स तक ही ये लोग लेंगे। और इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 2 कट ऑफ आती हैं, ठीक है। एक कट ऑफ होती है आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने की, और दूसरी रहती है आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की। तो कई स्टूडेंट ये सोचते हैं 2-2 कट ऑफ क्यों आई है, 2 कट ऑफ नहीं आती। एक आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने की, जैसे आपकी सेक्शनल की कट ऑफ रहती है कि मतलब 10 में से 2 नंबर चाहिए, 10 में से 2 नंबर चाहिए, 10 में से 3 चाहिए, 10 में से 5 चाहिए, तो ये आपकी सेक्शनल हो जाएगी। ओवरऑल मान लीजिए कि मतलब 50 नंबर का पेपर है, तो मतलब कम से कम 20 तो क्लियर हो, 20 तो आने ही चाहिए। उसके बाद मेरिट होगी, ठीक है। मान लीजिए कि बच्चों से पेपर ही नहीं होता, 20 ही नंबर आ रहे सबके, इतना टफ आता है कि 20 ही आते, तो 20 वालों को बुलाया जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 3 करके। लेकिन अगर आपके 19 मार्क्स आ जाते तो आपको नहीं बुलाया जाएगा, चाहे भले ही सारे के सारे बच्चों के 20 आ रहे हो। मतलब जैसे मान लो 50 वैकेंसी थी, लेकिन 20 वैकेंसीज के हिसाब से लोगों के 20 नंबर आते हैं, एंड आपके मतलब 19 आ जाते हैं, तो आपको लिया नहीं जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम क्लियर करने की कट ऑफ थी वो थी 20, एंड आपके आए 19, चाहे भले ही बाकी बाकी सीट जो है वैकेंट रह जाए। तो ये चीज़ें जो मैं बेसिक नॉलेज है मतलब आपके लिए, तो ये आप समझ लीजिए 2 कट ऑफ आएगी, जिसमें से एक तो आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने की रहेगी, और एक आपकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग की रहेगी। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू में कितने मार्क्स का रहेगा। इंटरव्यू आपका रहेगा 100 मार्क्स का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेगा, 40%, मतलब आपको 40% लाना है। SC ST है तो 35% आपको लाना है। और आपका वेटेज क्या रहेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू का 80:20, अपने आप ये लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है पैटर्न रहेगा एग्जाम होने का और सिलेक्शन का। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस वगैरह का। आपका जो मार्कशीट, सर्टिफिकेट फॉर ग्रेजुएशन, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर दी रिस्पेक्टिव पोस्ट कब तक होना चाहिए, 21 सितंबर से पहले हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप जो है एलिजिबल नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा है कि 21 सितंबर तक होना चाहिए।
और जो ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं वो याद रखें सेंट्रल लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, अदरवाइज़ वो एलिजिबल नहीं होंगे। लॉ की अब बात कर लेते हैं। लॉ में देखिए अगर अभी हम हिंदी स्टेट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट मुझे अभी कांटेक्ट कर रहे हैं वो हिंदी स्टेट से ही हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा है। तो अभी देखिए आप उत्तर प्रदेश की अगर आप देखें तो 15 वैकेंसीज है टोटल यहाँ पे, और राजस्थान की 5 है, उत्तराखंड की 2 है, ठीक है, और पंजाब की भी 2 है। पंजाब के भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो मतलब पंजाब में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा चांस है। एंड उसके अलावा तो हिंदी स्टेट में मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हिंदी स्टेट्स की होगी। अब हम पूरी वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए असम ग्रामीण विकास बैंक 2 वैकेंसीज़ दिया हुआ है, गुजरात ग्रामीण बैंक ने 7 दिया हुआ है, एंड कर्नाटका केरला का 5 ईच, और वेस्ट बंगाल की 2 वैकेंसीज दी गई है। एक ये पुदुवाई की भी एक वैकेंसी दी गई है। तो टोटल अराउंड कुछ करीब 48 वैकेंसीज जो हैं तो इस बार ऑफिसर्स टू स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की आई हुई है, लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसीज की। तो जो स्केल 2 देना चाहता है या कोई ऐसे पीएसबीज में है जो रिमोट लोकेशन में लाइक केरला में या कर्नाटका में कहीं पे, तो आप अभी आपकी अच्छे चांसेस है। एंड आपके अपने स्टेट यानी जैसे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, आप अपने स्टेट में भी जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड ये एक अच्छा चांस है जहाँ पे आप सिलेक्शन हो सकता है आपका आरआरबी में। बस एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कम एक्सपोजर मिलता है एज़ कम्पेयर टू पीएसबीज, क्योंकि यहाँ पे जो है रूरल का काम ज़्यादा है, और आपका पीएसबी में ओवरऑल हर तरीके का काम आपको देखने के लिए मिलता है। एक्सपीरियंस आपका 2 इयर्स होना चाहिए। अगर आपके पास एडवोकेट का एक्सपीरियंस भी है तो आप एडवोकेट का एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं फ्रॉम, और एक्सपीरियंस आपका कब से काउंट होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट। तो जो भी आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट है वहाँ से आपका जो है एग्ज़ाम, मतलब वहाँ से आपका एक्सपीरियंस जो है काउंट होगा। ये आप चीज़ें याद रखिएगा। एंड इसके लिए पढ़ना कैसे है मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है आईबीपीएस एसओ के टाइम पे। बस आपको मेंस लेवल का तैयारी करना है। इसमें जीए पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि जीए बहुत टफ आता है और काफ़ी वाइड भी रहता है एज़ कम्पेयर टू आईबीपीएस। आपकी रीजनिंग, मैथ्स ये सब जो है टफ आएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम मिला है, तो और मेंस लेवल भी है तो जाहिर सी बात है टफ आएगा। आप कोशिश ये कीजिए कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है कि सेक्शनल क्लियर हो जाए, ठीक है, सेक्शनल क्लियर हो जाए और आपको जो आ रहा है उसमें वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रोफेशनल नॉलेज पे बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि अगर कट ऑफ से 10-15 नंबर आप ऊपर हैं तभी ये चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के, क्योंकि क्या होता है जो ऑलरेडी वर्किंग स्टूडेंट होता है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो जो ऑलरेडी पीएसबी में काम कर रहे हैं या किसी दूसरे आरआरबीज में काम कर रहे हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग है तो उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा ही होगा। तो इसलिए आप जो कोशिश करें कि आपके कट ऑफ से मतलब 10-15 नंबर ऊपर ही हों। एंड ये समझ के मत चलना कि एग्ज़ाम ईजी आएगा, एग्ज़ाम मेंस लेवल है और टफ रहेगा, तो आप इसे आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए। एंड क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अभी आप देखें कि जनवरी में शायद हमने देखा था कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होना है, तो जनवरी में ही होगा और तब तक के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 3-4 महीने हैं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जो भी आपके डाउट है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।